दोस्तों आज का टॉपिक है इतिहास। इतिहास कहते किसे हैं? क्या जो समय बीत गया क्या वो इतिहास है? नहीं, वो इतिहास नहीं है। इतिहास का कहना है कि मानव के साथ जो घटना घट गई हो या उस मानव के साथ घटने वाली घटना, या चाहे वो नवीनतम हो या प्राचीनतम, वो सभी इतिहास कहलाता है। ऐसे में देखिए तो इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब कि इतिहास के जनक के कहें या इतिहास के बाबूजी कहें या इतिहास के पिता, सभी के सभी हेरोडोटस ही हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो भाग हैं। पहला है आपका प्राक ऐतिहासिक, सेकंड में आपका आद्य ऐतिहासिक, और लास्ट में आपका ऐतिहासिक है। आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि इतिहास को 3 भागों में ही क्यों बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इतिहास को 3 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि इतिहास को लिखावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं क्या मतलब कि प्राक ऐतिहासिक में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन वही आद्य ऐतिहासिक में देखें तो लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया क्योंकि उसका राइटिंग किसी को समझ में ही नहीं आया। फिर वही है कि ऐतिहासिक में देखो तो लिखा गया भी और पढ़ा गया भी। फिर ऐतिहासिक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा आपका मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आपका आधुनिक इतिहास, फिर लास्ट में है आपका वर्ल्ड इतिहास। आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्राक ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक को हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं क्या क्या होने वाला है। आज का मेन टॉपिक है प्राक ऐतिहासिक, या इसी को प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है, या इसी को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल, स्टोन एज। दोस्तों आज का मेन टॉपिक है प्राक ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि पाषाण काल। इतिहास का वह काल जब मानव का जीवन पूरी तरीके से अत्यधिक पत्थरों पर आश्रित था, क्योंकि उस समय कोई भी एलिमेंट यानी मेटल का खोज नहीं हुआ था। तो आदि मानव पत्थर का ही औजार का उपयोग करते थे, और अगर कोई भी जानवर आदि मानव पर हमला करते थे तो वो जाके पत्थरों की गुफा में ही जाके छिप जाते थे। इसलिए यह काल पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, सेकंड नंबर है मध्य पाषाण काल, थर्ड नंबर है आपका नव पाषाण काल, और चौथा है उत्तर यानी ताम्र पाषाण काल। अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो उत्तर ताम्र पाषाण काल प्राक ऐतिहासिक काल में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन इंडिया में
यह उत्तर ताम्रपाषाण काल सिंधु सभ्यता के बाद पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें अभी ही इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। हम पहले पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पूरा पाषाण काल पैलेओलिथिक पीरियड, यह 25 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक का समय। सबसे लंबा चलने वाला काल पूरा पाषाण काल ही है। आप देख सकते हैं 25 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक इसने राज किया है। भारत में पूरा पाषाण काल की जो डिस्कवरी हुई, जो खोज हुई, वह नर्मदा घाटी और बेलन घाटी के आसपास हुआ। पूरा पाषाण काल में लोग खाना बदोश थे। क्या थे? खाना बदोश, यानी कि खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह का मतलब है कि उस समय का इंसान जो था बस खाना खाना था, उसको और कुछ नहीं करना था, सिर्फ खाना खाना था। दूसरा हुआ आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य उद्देश्य था या तो खाना खाना या तो शिकार करना। आदि मानव इसी काल में थे और आग की खोज इसी काल में हुआ। आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल सबसे लंबा चलने वाला काल था। 25 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक इसने बिताया। इसका सबसे ज्यादा प्रमाण नर्मदा घाटी और बेलन घाटी के आसपास मिलता है। इस काल में रहने वाले लोग खाना बदोश थे, आखेट मतलब शिकार करना जानते थे, आदि मानव थे और आग की खोज थी। सेकेंड नंबर, और इसे ही हिमयुग का काल भी कहा जाता है। हिमयुग का काल, हिमयुग का काल भी पूरा पाषाण काल को ही कहा जाता है। और हिमयुग का काल पाषाण काल को ही कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में जो जानवर थे बहुत बड़ा हुआ करते थे, इसलिए हथियार भी आदि मानव जो हथियार का यूज करते थे वो बहुत बड़ा हथियार होता था, क्योंकि हिमयुग में जानवरों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता था। अब सेकंड नंबर पर आते हैं मध्य पाषाण काल। सेकेंड नंबर आते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। इसका काल 12,000 साल से लेके 2000 साल तक चला था। मध्य पाषाण काल सबसे छोटा काल, मध्य पाषाण काल। इसमें लोग जब हिमयुग का समाप्ति होने के लिए चला था तब धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगा। जब धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगा तो जानवरों का आकार छोटा होने लगा। जानवरों का जब आकार छोटा होने लगा तो आदि मानव ने छोटे हथियार का प्रयोग करना शुरुआत किया। तो इसमें छोटा हथियार का आविष्कार,
पत्थर। और इसमें अभी आपका अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ। अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि का मतलब होता है दाह संस्कार। वैसे तो सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। मुंडन भी आपका संस्कार है, शादी विवाह भी आपका संस्कार है, अंतिम संस्कार दाह संस्कार भी है। अब अंत्येष्टि मतलब कि दाह संस्कार अलग अलग के मानव अलग अलग तरह से दाह संस्कार करते थे, कोई दफनाकर तो कोई जलाकर। इसके बाद आता है आपका नवपाषाण काल। थर्ड नंबर है नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। ये करीब आपका 10,000 साल से लेकर 7,000 साल पुराना। इसमें बहुत सी चीज़ों की खोज हुई, खेती का हुआ, अस्थायी आवास का हुआ, पशुपालन का हुआ, सब कुछ इसी काल में, सब कुछ का आविष्कार इसी काल में हुआ। पहला जानते हैं खेती का आविष्कार हुआ, उसके बाद पशुपालन का आविष्कार हुआ, अस्थायी आवास, उसके बाद कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया। मनका का आविष्कार, मनका यानी कि घड़ा, घड़ा, मनका यानी कि घड़ा। अब खेती के बारे में बात करें तो कौन कौन सी वैसा अनाज था, कौन सा अनाज था जो सबसे पहले उजाया गया, आइए उसको अब समझते हैं। अगर हम खेती की बात करें तो सबसे पहला उपजाने वाला अनाज जौ था और गेहूं था। सबसे पहला उपजाया जाने वाला अनाज गेहूं और जौ था, और इसका ये 7,000 BC। यहाँ BC का मतलब होता है, आप लोग समझते होंगे कि BC का मतलब क्या होता है। BC का मतलब होता है बिफोर ऑफ क्राइसिस, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय वो BC में कहलाता था। तो 7,000 BC पहले जौ और गेहूं की खोज हुई, मतलब कि जौ और खेती सबसे पहले, जौ और गेहूं सबसे पहले उपजाया गया। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है तो पाकिस्तान के मेहरगढ़। ये अभी पाकिस्तान में है, लेकिन अभी से लगभग में 80 साल पहले इंडिया में ही था। और कहाँ पे उपजाया गया था ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, लेकिन कौन से पहाड़ियों के बीच, तो पहाड़ियों का नाम था सुलेमान एंड कीरथर। सुलेमान और कीरथर पहाड़ियों के बीच सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया गया था 7,000 BC पूर्व नवपाषाण काल में। अब जैसे नवपाषाण काल 10,000 साल से लेकर 7,000 साल तक पुराना था। इसमें आपका खेती का आविष्कार हुआ, पशुपालन हुआ, स्थायी आवास हुआ, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया, मनका का आविष्कार यही हुआ, जौ गेहूं खेती का आविष्कार तो आप जान ही गए कि यहाँ पे ही हुआ था। उसके बाद आता है आपका ताम्रपाषाण काल। उसके बाद आता है आपका ताम्रपाषाण काल। उसके बाद आता है आपका उत्तर पाषाण
कालिया तांबा पाषाण काल। तांबे का आविष्कार इसी काल में हुआ। आविष्कार तांबा का। इंडिया में इसको सिंधु सभ्यता के बाद पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर तकनीकी रूप से देखें तो यह सिंधु सभ्यता के पहले पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया धातु तांबा ही था। जबकि सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, मतलब कि सिंधु सभ्यता में कांसा का खोज हुआ था। कांसा मतलब कि शीशा का खोज हुआ था, लेकिन सबसे पहले खोजा जाने वाला धातु तांबा था। इसलिए तकनीकी रूप से यह प्राग ऐतिहासिक काल में इसको पढ़ाना जाना चाहिए। अगर प्राग ऐतिहासिक के बारे में जाने तो हिस्ट्री का फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन प्राग ऐतिहासिक मतलब कि प्राग ऐतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक का पिता फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड रॉबर्ट ब्रूस फुट। चाहे आपको पूरा पाषाण काल का पिता पूछे या नव पाषाण काल का पिता पूछे या फिर मध्य पाषाण काल का पिता पूछे या फिर उत्तर ताम्र पाषाण काल का पिता पूछे, सबके सब यही है रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसके बाद आपका आता है जो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, आदि ऐतिहासिक के बारे में। आदि ऐतिहासिक किसे कहते हैं? आदि ऐतिहासिक में हमको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु सभ्यता। यह एक शहरी सभ्यता थी। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि प्राग ऐतिहासिक एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। प्राग ऐतिहासिक कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वही जब ग्रामीण सभ्यता का विकास धीरे धीरे खत्म हुआ, तब वो जाकर शहरी सभ्यता की ओर बढ़ा। और आदि ऐतिहासिक में हमको शहरी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु सभ्यता ही क्यों पढ़ा? इसका जवाब अगले वीडियो में मैं दूंगा। तब तक के लिए यह वीडियो अगर आपको लिए हेल्पफुल होगा, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या क्या इसमें कुछ गलती थी